हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं और ये मार्च महीने की दोस्तों तीसरी वीडियो होगी। और आपको बता दें कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट आधारित जो सामान्य ज्ञान है उसकी काफ़ी अधिकता रहती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यू के डी के संबंध में सही कथन चुनें। तो कथन नंबर 1 है इसका कि यह ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से फोटॉनों के संचरण पर आधारित एक सिद्धांत है। दूसरा इसका कथन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा घटनाओं में इसे महत्व मिला है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्वांटम कुंजी वितरण आजकल बहुत अधिक ध्यान दे रहा है और मूल रूप से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच QKD एक इकाई से दूसरे इकाई में फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से फोटॉन नामक हजारों ध्रुवीकृत प्रकाश कणों को संचरित करने का कार्य करता है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। UPPCS और RO परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, तो इसलिए इस बार ये 10 मार्च को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड। देखिए जो डस्टलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया गया था। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक सेकेंड 10 मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डस्टलिक 2 जो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास हुआ था वो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दांडी मार्च देखिए आप सभी को पता है मार्च महीने में 1930 में शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो व्याख्या देखते हैं। यह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन तक 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। भूस्थानिक डाटा। अगला प्रश्न है भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित में से किस लिए प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें देखिए स्टैटिक लोकेशन ऑफ अर्थ, स्टैटिक लोकेशन ऑन अर्थ, डायनेमिक लोकेशन ऑन अर्थ दोनों के लिए ही जो है भूस्थानिक डेटा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में डेटा है जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है। स्थान अल्पावधि, गतिशील या दीर्घकालिक में स्थिर हो सकता है। तो स्टैटिक इन द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मतलब डायनेमिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोर घाट। देखिए जो पश्चिमी घाट है इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट नामक जो है 3-4 घाट स्थित हैं। तो इसमें जो भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? तो ये किया था दोस्तों सातवाहन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन। देखिए भोर घाट सातवाहन राजवंश द्वारा कोंकण तट और दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों पर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑलिव रिडले टर्टल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑलिव रिडले टर्टल भारत में पाए जाने वाले कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी प्रजाति का कछुआ कौन है? तो ऑलिव रिडले टर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं, लालंदर बांध कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए इस प्रश्न को हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी रखा था, चूँकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लालंदर बांध बनाया जा रहा अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कहाँ? काबुल में। तो राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए काबुल में लालंदर सहतूत बांध, इसको लालंदर सहतूत बांध भी कहा जा सकता है। तो इसका निर्माण काबुल में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? मतलब वे कौन व्यक्ति थे जिनको सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए देविका रानी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं और इन्हें 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर इसे प्राप्त किया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध मुद्राओं के बारे में सही है? तो बौद्ध मुद्राओं के बारे में देखिए दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो गोद में मुड़ा हुआ हाथ ध्यान को दर्शाता है। जो आपने भगवान बुद्ध जी की मूर्तियाँ देखी होंगी तो 3-4 टाइप की हैं। तो पहला इसमें देखिए बौद्ध मुद्राओं में एक पहला कथन है इसका कि गोद में मुड़ा हुआ हाथ ध्यान को दर्शाता है नीचे। और दूसरा इसका ऑप्शन है कि एक खुली हथेली जो नीचे की ओर इशारा करती है उदारता का प्रतीक है। आप लोग गूगल पे इसकी इमेज डाल के सर्च कर लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बुद्ध की समान रूप से पाई जाने वाली मुद्राएं या अभ्यावेदन हाथ की ओर मुड़े हुए होते हैं जो ध्यान को दर्शाते हैं। एक हथेली जो बाहर की ओर होती है वह शिक्षण या आश्वासन के कार्य को इंगित करती है, या एक खुली हथेली को नीचे की ओर इंगित करती है जो कि उदारता का संकेत देती है। अगला प्रश्न भी देखिए समाधि मुद्रा से ही संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में समाधि मुद्रा के बारे में क्या सच है? यह दो हाथों की मदद से किया जाता है जिसे गोद में रखा जाता है और बाएं हाथ को दाएं हाथ की उंगलियों पर रखा जाता है। और इसके बाद देखिए दूसरा इसका स्टेटमेंट है, यह बुद्ध, शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध, अमिताभ और चिकित्सा बुद्ध की विशेषता है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट नंबर जो है सेकंड ये आपका करेक्ट है, और जबकि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है क्योंकि उसमें उल्टा लिख दिया। तो देखिए बौद्ध धर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से नए लग रहे होंगे। पहले स्टेटमेंट को भी आपने सुना होगा, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट अभी अभी आप लोगों ने सुना है। तो इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा क्योंकि अब टॉपिक से काफ़ी अंदर से काफ़ी डिटेल में जिसने पढ़ा है वही क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। समाधि या योग मुद्रा दोनों हाथों की मदद से की जाती थी। आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिए कि जो योग मुद्रा है वो दोनों हाथों की मदद से की जाती थी, जो कि गोद में रखी जाती हैं और बाएं हाथ पर दाहिने हाथ की ऊपर की ओर उंगलियां, मतलब जो बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उंगलियों, मतलब कि अंगूठे के ऊपर की ओर और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे पर टिकाती हैं, रखा जाता है। बुद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ और चिकित्सा बुद्ध के विशिष्ट हाव भाव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पैगोडा क्या है? पैगोडा क्या है? तो पैगोडा आपको पता होगा एक एशियाई मंदिर है। और देखिए इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पैगोडा एक एशियाई मंदिर है जो आमतौर पर एक पिरामिड, टावर या शंकु के आकार की संरचना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन मंदिरों को आमतौर पर उनके भौगोलिक स्थानों के आधार पर नागर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए आप लोगों ने मंदिर निर्माण की 2-3 शैलियाँ पढ़ी होंगी, नागर शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली।
तो अब इसमें देखिए ये नागर शैली के बारे में पूछा जा रहा है। तो नागर शैली जो उत्तर भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए शिल्पा शास्त्र के अनुसार उत्तर भारतीय मंदिर आमतौर पर नागर शैली में बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जो है भारत को कौन सबसे ज़्यादा देता है? तो चीन। अगला प्रश्न है, 81 बॉन्ड क्या है? तो 81 बॉन्ड अतिरिक्त टीयर बॉन्ड 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए 81 बॉन्ड्स को अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड कहा जाता है। 81 बॉन्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जो सदा के लिए होते हैं। इस प्रकार के बॉन्डों की कोई मैच्योरिटी तिथि नहीं होती है। जैसे और बॉन्ड लेते हैं तो पता होता है ना कि इतने सालों में मैच्योर हो जाएगा, इसकी कोई भी मैच्योरिटी तिथि नहीं होती। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बॉन्ड की मैच्योरिटी तिथि नहीं होती है? तो कौन सा वो बॉन्ड हुआ? 81 बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉन्ड बिक्री खरीद के लिए भारत में नियामक प्राधिकरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी जो है बॉन्ड सेल परचेज करने के लिए नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए भारत का सुरक्षा विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वह प्राधिकरण है जो कारपोरेट ऋण बाजार और बॉन्ड बाजारों को नियंत्रित करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना किस ईयर की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल में मधेसी कौन है? तो नेपाल में मधेसी उनको कहा जाता है जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो इराक के बाद देखिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है आपका यूएसए। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2021 में सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में पछाड़ दिया है। मतलब नंबर 1 सबसे ज़्यादा तेल जो आता है वो तो इराक से आता है, दूसरे नंबर पे था सऊदी अरब, लेकिन अब जो है सऊदी अरब से ज़्यादा तेल अमेरिका भारत को दे रहा है। तो दूसरे नंबर पे अब संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा साउंडिंग रॉकेट के बारे में सही है? ये भी देखिए विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। तो साउंडिंग रॉकेट से रिलेटेड कथनों पे हमें विचार करना है। तो नंबर 1 कथन है कि यह तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे एक अनुसंधान रॉकेट साउंड भी कहा जाता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। साउंडिंग रॉकेट को एक अनुसंधान रॉकेट या रॉकेट सेंटेड भी कहा जाता है। इसे हाल ही में इसरो द्वारा तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसे लॉन्च क्यों किया गया है और किसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो द्वारा किस वर्ष में स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू किया गया? तो ये देखिए पहली बार जो है 1965 में ही शुरू किया गया था। तो इसरो ने 1965 से स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेटों को लॉन्च करना शुरू किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसको 1 से 2 बार कम से कम रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आने वाली पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बने रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ, और भी लोगों को जोड़िए। विजन एग्जाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।